राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय गुनाहगार है। जब जातिगत जनगणना कराने के मामले में बिहार के प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहे और पीएमओ आरएसएस के सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। जहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1931 के जनगणना के अनुसार 52% पिछड़ों की आबादी थी, जिसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि इंदिरा साहनी की रिपोर्ट के आधार पर 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने का लक्ष्मण रेखा था। इन्होंने आगे कहा कि आबादी के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था के लिए आंकड़ों का होना आवश्यक है। इसके लिए बिहार ने जातिगत जनगणना के मामले में पहल की और आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य शुरू किया, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका से यूथ फॉर इक्वालिटी समता मुल्क समाज की अवधारणा से लोगों को दूर रखना चाहती थी और इस संस्था को हाई कोर्ट में मामला को लेकर जाकर रुकवाया। जब से मामला हाई कोर्ट से रुका तो भाजपा कार्यालय में मिठाइयां बटी। इस मामले में पैरवी के लिए मुकुल रोहतगी को किसने खड़ा किया, ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर इन्होंने इसका विरोध किया। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा इस मामले में जो बातें रखी गई, ये जन आकांक्षा की बड़ी लकीर को कुंद करने की साजिश है। जबकि समाज अपना अधिकार चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कार्य किया वो जन आकांक्षा के खिलाफ है। मनोज झा ने आगे कहा कि सरकार का काम झुंझुना बजाना या नाम बदलना नहीं होता है। सरकार का काम होता है जनता के प्रति प्रतिबद्धता, लेकिन उसके खिलाफ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन सारे साजिशों के पीछे लगे रहे। जिस दिन से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सामने से आ गए, तो अब लगता है कि इस मामले में फ्रंट डोर से इसका विरोध किया जा रहा है। हर जातियों की दस्तावेज हमारे बजट योजना और नीतियों का आधार होगा, जो लोगों को हक और अधिकार देने में मदद करेगा। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा हर राज्यों में ऐसी व्यवस्था के पक्ष में है जो लोगों को हक और अधिकार दे। जिस तरह की केंद्र के द्वारा साजिश चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि राजनीति में माध्यम से संविधान को कुंद और कत्ल करने की योजना है और इसमें पीएमओ भी शामिल है। भाजपा के बौद्धिक क्षमता पर शक होता है। सभी आंकड़ों को कलेक्ट करने के बाद उसे कलेक्ट किया जाता है, कई उपजातियों के समूह में रखकर जारी होंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। इन्होंने आगे कहा कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मुस्लिम बच्चे पर टीचर के द्वारा जहर का बीज बोया गया और बच्चों से पिटवाकर मानसिक प्रताड़ना दी गई, ये कहीं ना कहीं टेलीविज़न पर शाम होते ही जो नुमाइश की जाती है और जिस तरह से धर्म के नाम पर जहर का बीज बोया जाता है, ये उसी का नतीजा है। हम सभी को इसके खिलाफ मिलकर देश हित में खड़ा होना चाहिए। इन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल विस्तार नियमानुकूल हो रहा है। इस पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि नोटबंदी के समय पूरे देश भर में 5 स्टार भाजपा कार्यालय कैसे बना और इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी सोच पर तरस आता है। भाजपा के लोग मानो रोग से ग्रसित हैं। लोक विमर्श में फौरी तौर पे आनी चाहिए। आज जो बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ, उसमें गुनहगार कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, छोटी मोटी संस्था नहीं है। सबसे बड़े गुनहगार इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसे हम पीएमओ के नाम से जानते हैं। साथियों, आपको स्मरण होगा, इससे पूर्व की हम लोग सरकार में शामिल हुए थे। पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी, आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उस व्यवस्था, उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वो चुप रहे। लेकिन बिहार की जनता के दबाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, इस राज्य में होना चाहिए। 2 चीज़ें मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने
बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात 52% की आबादी थी। आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था। वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है, उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही ऑल पार्टी मीटिंग में वो आए। उन्होंने एक आध ऐसी बातें की जो मैं यहाँ करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके उनके अंतर्विरोधों के ये कारवां चल पड़ा। लगभग आंकड़े पूरे हो गए। अब मैं आपको इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताता हूँ। एक इंडिविजुअल पिटिशनर जाता है, एक संस्था जाती है जिसको कहते हैं हम यूथ फॉर इक्वालिटी। यूथ फॉर इक्वालिटी इज एक्चुअली यूथ फॉर इनइक्वालिटी। समता मूलक समाज की अवधारणा से ये मीलों दूर हैं। आप इनके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आरक्षण को लेकर के कितनी अशोभनीय टिप्पणियां करती है। अब वो संस्था जब जाती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट में जब वेकेशन से पहले एक इंटरिम सा स्टे था, मिठाइयां बांटी गई भाजपा कार्यालय में। ये मिठाइयां किसके आंसुओं पर आप बंटवा रहे थे? पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहते हैं, उनकी बातें आपको चुभती हैं। तो मिठाइयां आपने बांटी, चलिए हमने कलेजे पे पत्थर रख लिया। फिर हाई कोर्ट ने वो जो इंटरिम था उसको हटा करके पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। अब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके साथ यूथ फॉर इक्वालिटी खड़ी होती है। और यकीन मानिए उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा जब मुकुल रोहतगी इसमें पैरवी करने पहुंच गए। मुकुल रोहतगी कौन है? इस देश के लीगल लुमिनरी होने के अलावा इस सरकार में, क्योंकि लीगल कामकाज को देख रहे थे, कभी इस भूमिका में कभी उस भूमिका में, उनको किसने खड़ा किया? क्या इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत है? क्या यह हमें स्पष्ट नहीं है कि येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री कार्यालय चाह रहा था कि चादर के पीछे पहले मुकुल रोहतगी को खड़ा करो। फिर वो उनकी बात नहीं मानी गई। कौन आया पता है आपको? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का मंतव्य और वक्तव्य सरकार का मंतव्य और वक्तव्य होता है। अगर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आकर के एफिडेविट देने की बात करते हैं और इसके वैधानिक पहलुओं पर बात करने की कोशिश करते हैं, तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। आप दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसले करवा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हों और जन आकांक्षाओं की ये जो बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है बिहार में, उसको कुंद करें। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार चाहता है। ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, कई मिथक टूटेंगे इससे। अन्य अन्य जातियां भी सामाजिक आर्थिक रूप में कहां खड़ी हैं, उससे हमारी सरकार को फैसला लेने में मदद होगी। सरकार का काम सिर्फ झुनझुना बजाना नहीं होता है, सरकार का काम सिर्फ नाम बदलना नहीं होता है। आज इस शहर का नाम बदल दिया, कल उस शहर का नाम बदल दिया, कल चांद पे कोई नाम रख दिया। सरकार का काम की जो आपकी प्रतिबद्धता है उसको बदलने की कोशिश आप ये जो कर रहे हैं,
ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। तुषार मेहता से आप गुनाह करवा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल से, लेकिन पीछे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्योंकि उनको पता है इस